संस्कृत एरा की प्रस्तुति भाषा विज्ञान के इस सीरीज में लेक्चर 4 में अब भाषा परिवर्तन के आभ्यंतर और बाह्य कारणों पर प्रकाश डालने वाले हैं। आज इसी पर कक्षा होगी, जिसके मुख्य पाठ्य बिंदु होंगे भूमिका भाषा विकास के आभ्यंतर कारण इंटरनल कॉजेज और भाषा विकास या भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण एक्सटर्नल कॉजेज। इस पाठ पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं या यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार होगी, भाषा परिवर्तन या भाषा विकास के कारणों को प्रतिपादित करें, अथवा भाषा परिवर्तन या भाषा विकास के आभ्यंतर आंतरिक और बाह्य कारणों पर प्रकाश डालिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभू राय, संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा विज्ञान की इस सीरीज में आप मेरे साथ हैं और यह सीरीज यूजफुल है यूपीएससी, पीसीएस, यूजीसी नेट, एमए, बीए, अदर एग्जाम्स जिसमें शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा या सीटेट वगैरह की अगर आप परीक्षा देते हैं तो इसके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो इस लेक्चर में आप देखने वाले हैं भाषा परिवर्तन के आभ्यंतर और बाह्य कारण। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके मुख्य पाठ्य बिंदु के तौर पर आपने देखा था कि इसमें हम लोग भूमिका भाषा विकास के आभ्यंतर कारण और भाषा विकास के बाह्य कारण को इसमें देखने वाले हैं। तो इससे जो प्रश्न बनते हैं उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और पहले भूमिका पर विचार करते हैं। भाषा की प्रकृति परिवर्तनशील है, अतः कोई भाषा के प्रयोग में कितना भी सावधान हो फिर भी उसके जाने अनजाने भाषा बदलती ही है और यह परिवर्तन प्रायः लक्षित नहीं होता। किंतु जब परंपरा के क्रम में अधिक मात्रा में भाषा परिवर्तन हो जाता है तभी वह लक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। जैसे वैदिक भाषा संस्कृत भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई और संस्कृत भी कालांतर में बाद में प्राकृत भाषा बन गई। तो आप इसको देख सकते हैं कहां कहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। वैदिक भाषा संस्कृत भाषा के रूप में बदल गई, आगे चलकर संस्कृत भी प्राकृत भाषा के रूप में बदल गई, अपभ्रंश क्षेत्रीय भाषाओं से नव्य आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यह सब परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। भाषा का परिवर्तन भी अकारण नहीं होता, बिना किसी कारण के नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कारण होता है, जैसा कि आप सत्कार्यवाद में जानते हैं। इसीलिए किसी भी भाषा में उत्पन्न परिवर्तनों को भाषा शास्त्री प्रतिपादित करते हैं। यद्यपि प्राचीन काल से ही भाषा परिवर्तन को लक्षित करने वाले विद्वानों ने इसके कारणों पर भी छिटपुट विचार किया था, फिर भी वस्तुतः आधुनिक भाषा शास्त्री ही इस क्षेत्र में अग्रणी रहे, जिन्होंने भाषा परिवर्तन के कारणों पर गंभीरता से विचार किया। जब हम भाषा में परिवर्तन पर विचार करते हैं तो भाषा के सभी पक्षों का ग्रहण होता है। यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। भाषा के पक्षों का क्या तात्पर्य? जब भाषा परिवर्तन की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो किन किन चीजों पर ध्यान देते हैं? तो ध्वनि पे, शब्दकोश पे, पदरचना पे, अर्थ पे और वाक्य पे। इनमें एक एक पक्ष के परिवर्तनों के कारण पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तथापि सामान्य परिवर्तन के कारण भी विचारणीय है। परिवर्तन के कारणों को दो वर्गों में रखा जाता है, जो आज का विषय बिंदु भी है। भाषा परिवर्तन या भाषा विकास के कारण में एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। इनमें आभ्यंतर कारण इंटरनल कॉजेज भाषा की अपनी प्रवृत्ति से, टेंडेंसी से संबद्ध है, रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। अर्थात प्रयोक्ता, यूज करने वाला और श्रोता, सुनने वाला की शारीरिक मानसिक स्थितियों पर यह आश्रित है। इंटरनल कॉजेज आभ्यंतर कारण। और बाह्य कारण भाषा को बाहर से प्रभावित करते हैं। इसमें सामाजिक वातावरण मुख्य है। ये इंट्रोडक्शन के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं
जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। चूंकि यह मटेरियल यूपीएससी के हिसाब से बनाया हुआ है या स्टेट पीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उन बातों को ध्यान में रख करके ये काफ़ी गंभीर तरीके से, काफ़ी ऑथेंटिक और सटीक तरीके से तैयार किया गया ये सामग्री है। तो इसकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एमए और ग्रेजुएशन के विद्यार्थी यदि परीक्षाओं में इसका प्रयोग करें तो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो भाषा परिवर्तन या विकास के अभ्यंतर कारण के तौर पे जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं ये आपके सामने है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस पर अभ्यास करेंगे। अभ्यंतर इंटरनल कॉजेज के रूप में अपूर्ण अनुकरण, प्रयत्न लाघव, प्रयोगाधिक्य, स्वराघात, प्रमाद, जातीय मनोवृत्ति और सादृश्य। अगर आप इसे याद कर लें तो जब लिखित परीक्षा में लिखेंगे तो ये बिंदु आपके बहुत ही काम आएगा और इसको विस्तार दे करके आप अच्छे से प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो अभ्यंतर कारण के एक एक पक्ष को ध्यान से देखते हैं। देखिए, भाषा विकासस्य अभ्यंतरम कारणम। अपूर्ण अनुकरण, प्रयत्न लाघव, प्रयोगाधिक्य, स्वराघात, प्रमाद, जातीय मनोवृत्ति तथा सादृश्य को भाषा के विकास का अभ्यंतर कारण कहा जाता है। यहां इन पर संक्षेप में विचार किया जाता है। पहला बिंदु है अपूर्ण अनुकरण। शब्द में ही लिखा हुआ है अपूर्ण, इनकम्प्लीट अनुकरण यानी नकल। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जैसे परिवार में कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता है और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो घर परिवार के लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वह सुन सुन करके, नकल कर करके उसको सीखना प्रारंभ कर देता है। तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसका फ्लो होता है, यह प्रवाहित होती है। यदि अनुकरण अशुद्ध, इम्प्योर या अपूर्ण, इनकम्प्लीट हुआ तो सीखने वाला व्यक्ति भाषा को विकृत कर देगा, बिगाड़ देगा। वाग इंद्रिय, बोलने वाला ऑर्गेन्स, या श्रवणेन्द्रिय, सुनने वाला ऑर्गेन्स में यदि कोई विकृति हो जाती है, कोई विकार आ जाता है, कोई खराबी आ जाती है, तो ऐसा होने पर भाषा की ध्वनियों का उच्चारण, वागेंद्रिय में खराबी आने पर बोलने में यानी उच्चारण में, और श्रवण, यदि कान में कोई खराबी आ जाएगी तो श्रवण अशुद्ध ही होगा। इस स्थिति में भाषा विकृति ही होगी, बिगड़ ही जाएगी। यदि असावधानी या अशिक्षा के कारण उच्चारण शुद्ध न हो तो भाषा परिवर्तित हो जाती है। अशिक्षित लोग ब, व में या अक्ष, छ इत्यादि में भेद नहीं करते। परिणामतः विहार, बिहार, देश, देश, शरीर, शरीर, क्षत्रिय, छत्री, गुण, गुण इत्यादि परिवर्तन होता है। आप देख सकते हैं बिहार, विहार को लोग बिहार बोलते हैं आसानी से बोलने के लिए। देश को देश बोलते हैं, शरीर, शरीर बोल देते हैं इजी उच्चारण के लिए। क्षत्रिय, छत्री बोल देते हैं। गुण, गुण बोल देते हैं। कभी कभी लिपि भी, स्क्रिप्ट भी, जब हम कोई भी चीज बोलते हैं ध्वनि के रूप में और उसको जब अक्षरात्मक रूप देते हैं, कोई चिन्ह के रूप में बदलते हैं, तो वो लिपि कहलाता है, स्क्रिप्ट। किसी भी शब्द का जो ध्वन्यात्मक रूप है अगर उसको हम चिन्हात्मक, संकेतात्मक या अक्षरात्मक रूप में बदलते हैं तो वह स्क्रिप्ट कहलाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत इत्यादि को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वहीं पर इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखते हैं। तो कभी कभी लिपि भी अपनी अपूर्णता के कारण भाषा को प्रभावित करती है। जैसे राम, कृष्ण, शुक्ल, मिश्र आदि
जब अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं तब वह क्या बन जाता है? राम रामा, कृष्ण कृष्णा, शुक्ल शुक्ला, मिश्र मिश्रा आदि के रूप में उच्चरित होते हैं। ये आपने देखा भाषा परिवर्तन का जो अभ्यंतर कारण के अंतर्गत पहला कारण आप देख रहे थे अपूर्ण अनुकरण। दूसरा बिंदु है प्रयत्न लाघव, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स बोलते हैं, यानी हम बोलने के दौरान जो एफर्ट लगाते हैं उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं या प्रयत्न लगाने में कुछ कमी कर देते हैं। तो कहा जाता है प्रयत्न लाघव, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट मानव का स्वभाव है, यह टेंडेंसी होती है कि वह कम परिश्रम से अधिकाधिक लाभ चाहता है, इसे ही प्रयत्न लाघव कहते हैं। इससे भाषा के क्षेत्र में वाक्यों तथा पदों का संक्षेपण होता है। यदा कदा एक पद से भी पूरे वाक्य का बोध कराया जाता है। जैसे कोई बोलता है विधेहि, विधेहि यानी बंद करो, कहने से क्या होता है? द्वारम विधेहि वाक्य का बोध होता है। द्वारम विधेहि, ये पूरा वाक्य न बोल करके कोई अंतिम शब्द को उठा लेता है। विधेहि, टिकट, टिकट कहने से क्या मीनिंग निकलता है? पूरा वाक्य होता है अपना टिकट दिखाइए, यह बोध होता है। बड़ी अभिव्यक्तियों को प्रथमाक्षर से व्यक्त किया जाता है, जैसे सु दी, सूदी, तो शुक्ल दिवस शॉर्ट कर दिया, टू ले लिए और दिवस का दी ले लिए। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप जानते ही हैं, डीएम इत्यादि। प्रयत्न लाघव के कारण अनेक प्रकार के ध्वनि परिवर्तन होते हैं, जैसे समीकरण, पुत्र पुत पूत, वो चिपक गया। आगम, लोप, वर्ण विकार, वर्ण विपर्यय, स्वर भक्ति। जैसे कैसे है? पृथ्वी धीरे धीरे कैसे बदल गया? पृथ्वी बीच में घुस गया। वरेण्य, वरेनीय इत्यादि कर दिए। यह सब प्रयत्न लाघव के कारण होता है। भाषा परिवर्तन के आभ्यंतर कारण में, इंटरनल कॉजेज में, आप तीसरा बिंदु देख रहे हैं प्रयोगाधिक्य। शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। प्रयोग जोर आधिक्य, अधिक प्रयोग करना। तो कभी कभी अधिक प्रयोग से शब्द घिस जाते हैं और उनका रूप संक्षिप्त हो जाता है। जैसे काफी इंटरेस्टिंग, उपाध्याय, धीरे धीरे उपाध्याय बन गया ओझा, ओझा का भी धीरे धीरे ओ समाप्त हो गया और बन गया झा। इसी तरह चतुर्वेदी, प्रयोगाधिक्य से धीरे धीरे क्या हो गया? चौबे। मुखोपाध्याय, धीरे धीरे ये बन गए मुखर्जी इत्यादि। सर्वनाम और संख्या शब्द भी, प्रोनाउन एंड नंबर्स शब्द भी अत्यधिक प्रयोग के कारण संस्कृत के बाद की भाषाओं में सरलतर हो गए। जैसे वयम, इसका मूल शब्द है अस्मद और ये अस्मद से बन गया अम्हे, और अम्हे को धीरे धीरे हम लोग क्या बोलने लगे? हम। वयम जानते हैं कि अंग्रेजी में इसका वी, हम लोग, हिंदी में ये हम बन गया। द्वौ, धीरे धीरे दो बन गया। त्रीनी, धीरे धीरे तीन बन गया। चत्वारी, धीरे धीरे ये चार बन गया प्रयोगाधिक्य के कारण। सप्ताशीति, सप्त जोर अशीति, 87, 87, ये धीरे धीरे सप्ताशीति का बीच का गायब हो गया और ये बन गया श, ता रह गया सतासी, ती भी गायब, 87। आदित्यवार, संडे के लिए यूज होता है। सूरज का दिन, आदित्यवार भी घिस करके इतवार हो गया। यह प्रयोगाधिक्य का उदाहरण है। तो अभी तक आपने
भाषा परिवर्तन के अभ्यंतर कारण में 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाल चुका है। अब देखिए, स्वराघात, एक्सेंट, स्वर का आघात। स्वराघात, स्वराघात का महत्व भाषा के विकास में कुछ अधिक है। जिस अक्षर पर स्वराघात नहीं होता उसका लोप काल क्रम से हो जाता है। जैसे इसका क्या मीनिंग है और भाषा विज्ञान में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और भाषा परिवर्तन या भाषा विकास में इसका क्या महत्व है। तो यह कहा जा रहा है कि जिस अक्षर पर स्वराघात यानी बल नहीं पड़ता, जोर नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वह गायब हो जाता है, उसका लोप हो जाता है समय के साथ। उदाहरण आप देखिए, अस धातु के कुछ रूपों में अ का लोप इसलिए हो गया कि उस पर स्वराघात नहीं पड़ता था। जैसे अस्तः, अ तो बोल रहे हैं लेकिन अ गायब हो गया। संति, अस्थ, 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 अ बोल रहे हैं लेकिन अ गायब हो गया। स्व, अश्व, अस्म। कभी कभी स्वराघात के अभाव में दीर्घ अक्षर ह्रस्व हो जाता है। अगर हम स्वराघात, एक्सेंट अगर जोर लगा के, जहां पर जिस अक्षर पर जोर लगाना है वो एक्सेंट है, अगर उस एक्सेंट का अभाव हो जाता है तो धीरे धीरे दीर्घ अक्षर भी ह्रस्व बन जाता है, वो लघु बन जाता है, छोटा बन जाता है। जैसे एक, अगर एक पर जोर नहीं, एक बोलते हैं, धीरे धीरे एक इक बन गया। वैराग्य, वैराग्य धीरे धीरे क्या बन गया, वीराग बन गया। एकार जो है धीरे धीरे इकार में बदल गया। नारायण, धीरे धीरे एक्सेंट के अभाव में क्या हो गया, नारायण, नारायण बन गया। ना जो है ये नौ में बदल गया। वही जो है आई नहीं रह करके ई के रूप में बदल गया, ई बन गया। एक जो है एक नहीं रह करके आसानी से बोलने के लिए ई बना दिया गया, ई हो गया। ये सब उदाहरण आप क्या देख रहे हैं, स्वराघात भाषा में क्या रोल प्ले करता है। अगर एक्सेंट का प्रयोग धीरे धीरे कम कर दें, अभाव कर दें, तो भाषा में ये सब बदलाव दिख रहा है। भाषा परिवर्तन के जो आभ्यंतर इंटरनल कॉजेज है उसमें 5वां कारण के रूप में आप देख सकते हैं प्रमाद। प्रमाद का तात्पर्य क्या होता है, असावधानी, भूल करना, केयरलेसनेस, केयर का अभाव हो जाना। कभी कभी सुनते हैं लेकिन जानबूझ करके उस पर ध्यान नहीं देते, समझते रहते हैं गलतियां हो रही है लेकिन फिर भी उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो प्रमाद का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, नेग्लिजेंसी, असावधानी, केयरलेसनेस, या जानते हुए भी जानबूझकर छोड़ देना। तो यदा कदा प्रमाद के कारण भी शब्दों की विकृति होती है। आरंभ में ऐसे विकृत बिगड़े हुए शब्दों को विद्वान लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपेक्षा का मतलब अनदेखी करते हैं, किंतु कालक्रम से भाषा के प्रवाह में वे चल पड़ते हैं। जैसे महत्ता, महानता में बदल गया। शाप को धीरे धीरे बोलते बोलते शाप को श्राप बना दिए। अभिलाष, अभिलाष को अभिलाषा बना दिए। मेलन, मेलन को मिलन बना दिए। यक्षी, यक्षी को यक्षिणी बना दिए। सिम्ही, सिम्ही को सिम्हिनी बना दिए। ये सब क्या है, प्रमाद के कारण है। यानी जानबूझ के अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, असावधानी बरतते हैं, अनदेखी करते हैं और धीरे धीरे उसका प्रयोग करते रहते हैं, तो भाषा में यह परिवर्तन आपको एक लंबे समय के बाद दिखाई पड़ता है। आभ्यंतर कारण में 6ठा कारण है जातीय मनोवृत्ति। कभी कभी जातीय मनोवृत्ति भी भाषा के परिवर्तन का कारण होती है। कुछ जातियां
स्वभाव से कोमल होती है। जैसे कहा जाता है बंगाली, फ्रांसीसी, मिथिलावासी, अगर ये लोग आपस में झगड़ा भी करते हैं, लड़ते भी हैं, तो लगता है कि ये हंसी मजाक कर रहे हैं, इनका गुस्सा भी गुस्सा जैसा महसूस नहीं होता है। लड़ने में भी जो शब्दों में होती है वो मिठास होती है। उनकी भाषाओं में कोमल एवं सुकुमार अभिव्यक्ति होती है। किनकी? जो जातियां स्वभाव से कोमल होती है, तो उनकी भाषाओं में कोमल और सुकुमारता की अभिव्यक्ति मिलती है। और जिन जातियों में स्वाभाविक कठोरता होती है उनकी भाषा भी परुष, परुष शब्द को ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट शब्द है परुष, जिसका मतलब होता है हार्ड, कठोर, तथा रुक्ष, रफ अभिव्यंजना वाली हो जाती है। जैसे पंजाबी, जर्मन, भोजपुरी, अगर ये प्यार से भी बात करते हैं तो लगेगा कि ये लड़ रहे हैं। डोंट माइंड प्लीज। और अभ्यंतर कारण में 7वां कारण है सादृश्य। सादृश्य का मतलब है एक जैसा दिखना, मिलता जुलता होना। तो इसका भाषा परिवर्तन में क्या रोल है? तो भाषा परिवर्तन के जो इंटरनल कॉजेज है उसमें सादृश्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी सादृश्य के कारण सहचर, एक जैसे चलने वाले शब्दों के जो रूप होते हैं, शब्दों में समान परिवर्तन होता है। जैसे गुणिन शब्द के तृतीया एक वचन में अर्थात करण कारक में गुणिना होता है। यहां नकार स्वाभाविक है। गुणिन का तृतीया एक वचन में ये जो ना जो दिख रहा है ये नेचुरल है, वहां पर होता है। गुणिन जोर आ गुणिना बनता है, एकदम देख सकते हैं, ये नेचुरल है। किंतु इसी सादृश्य से मुनिना, मुनि से मुनिना तो बन नहीं सकता। मुनि और यहां पर आ आएगा तो मुनि, यहां तो न है नहीं लेकिन फिर भी यहां मुनिना। कवि शब्द के रूप में तृतीया एक वचन में कविना, साधु से साधुना इत्यादि रूपों में भी नकार मिलता है। इसका जो कारण है ये सादृश्य है, अति महत्वपूर्ण है। पूछा भी जाता है सादृश्य क्या है। किंतु यहां पर नकार मूल रूप में नहीं है और बनने का कोई गुंजाइश भी नहीं, लेकिन सादृश्य के कारण ऐसा बना है। इसी प्रकार अंग्रेजी में शैल एवं विल के भूतकाल में रूप होते हैं शुड, एवं विल के वुड होते हैं, वुड रूप होते हैं। और इसी सादृश्य से कैन का भी कुड रूप हो जाता है, जबकि यहां एल अक्षर अस्वाभाविक है। यहां तो शैल में एल दिख रहा है, विल का यहां पर एल है, लेकिन यहां पर कैन में एल नहीं है, ये अस्वाभाविक है। तो सादृश्य के कारण में भी भाषा में विकास या भाषा परिवर्तन होता है। अब हम लोग बात करेंगे भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण, एक्सटर्नल कॉजेज के ऊपर। जैसा कि शब्दों में ही निहित है बाह्य परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन। ये बाहरी परिवर्तन क्या क्या प्रभावित करता है, एक्सटर्नल कॉजेज के रूप में क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर प्रयास प्रैक्टिस कीजिए। बाह्य कारण भूगोल, इतिहास, संस्कृति, आप याद कर सकते हैं। बाह्य भूगोल, इतिहास, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान, इस रूप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि जब मुख्य परीक्षा में लिखने की बारी आएगी तो केवल बाह्य बोलने से आपको याद आ जाएगा और ये घाल मेल नहीं होगा कि अभ्यंतर कारण में बाह्य और बाह्य में अभ्यंतर आ जाए। तो इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। बाह्य भूगोल, इतिहास, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? बाह्य भूगोल, इतिहास, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान। अगर इतना भी अगर आप याद कर ले तो ये ट्रिक जो है फिर आप उसको विस्तृत रूप दे दीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। बाह्य कारण में भूगोल, इतिहास, और एक एक करके हम लोग इस पर विचार करते हैं। भाषा विकासस्य बाह्यं कारणम। बाह्य कारण भाषा को बोलने वाले की मन वाणी से भिन्न पक्षों से प्रभावित करते हैं।
अर्थात मन वाणी का यहां पर कोई रोल नहीं है। उससे जो अलग पक्ष है, मन वाणी से, हमारे मन में जैसा आता है उस हिसाब से हम आवाज निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, भाषा निकलती है, मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन उससे हटकर भिन्न पक्ष होते हैं बाह्य कारण में, जिसमें कि भूगोल, आपने देखा, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, इनके कारण बाह्य रूप से भाषा प्रभावित होकर विकास प्राप्त करती है। तो देखते हैं, बाह्य कारण में पहला कारण भूगोल है। इनमें भूगोल से क्या तात्पर्य है? तो आप जानते हैं कि क्षेत्र विशेष की स्थलाकृति या जलवायु के रूप में भाषा को यह प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में आने जाने की सुविधा नहीं होती, उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर ही भाषा का भेद मिलता है। जैसे पर्वतीय या अन्य दुर्गम प्रदेशों में, भारत के आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो थोड़े थोड़े दूरों पर ही अलग अलग भाषा बन जाती है, उसके टोन तरीके अलग हो जाते हैं। इसी कारण यूनान की भाषा में अनेक बोलियां हो गई थी। जिन क्षेत्रों में गमनागमन की सुविधा होती है वहां दूर दूर तक भाषा समान होती है, जैसे हिंदी क्षेत्रों में। अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में ध्वनि की विषमता का कारण, अंग्रेजी और जर्मन जो भाषाएं हैं उसमें ध्वनि की विषमता का कारण भूगोल ही है। जैसे अंग्रेजी का ओपन, जर्मन में ओफेन, तथा अंग्रेजी का बुक जर्मन में बुक हो जाता है। इसका कारण क्या है? भूगोल ही है। भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण में दूसरा कारण है इतिहास का प्रभाव। इतिहास कैसे भाषा को प्रभावित करती है या भाषा में बदलाव कैसे लाती है? तो देखिए, बिल्कुल ही यह जो नोट्स है इसमें एकदम ही सार तत्व है, सटीक है, एक भी शब्द अतिरिक्त नहीं है। देखिए, तो इसलिए ये अधिक ध्यान की मांग करता है, ध्यान से सुनने की बात का डिमांड करता है। इतिहास का प्रभाव भी भाषा के विकास पर बहुत अधिक होता है। भारत में अनेक विदेशी जातियों का आगमन हुआ, जिससे भारतीय भाषाओं में अनेक विदेशी शब्द प्रविष्ट हो गए। विदेशी शब्दों की, फॉरेन जो वर्ड्स हैं उसकी एंट्री हो गई। जैसे अरबी भाषा के कुछ शब्दों को आप उठाइए, जो आज भी हम लोग हिंदी वगैरह में खूब अच्छे से यूज करते हैं। जैसे किताब, हवा, हुनर, मुल्क, मुश्किल इत्यादि, ये अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में खूब ही मजे मजे से लोग यूज करते हैं। जैसे अंग्रेजी के स्टेशन, ऑफिस, स्कूल इत्यादि। फारसी के, पर्शियन के फुर्सत, ईमान, इनाम, मैदान इत्यादि। तुर्की भाषा के कुली, गलीचा, चाकू, काबू इत्यादि। ये सभी भाषाओं में जातियों के मिश्रण से ऐतिहासिक प्रभाव। अंग्रेजी में ही लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के सैकड़ों शब्द अवेलेबल है, विद्यमान है। तो आपने देखा भाषा परिवर्तन के जो बाह्य कारण है उसमें भूगोल और इतिहास किस प्रकार अपना रोल प्ले करता है। अब देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव, अति महत्वपूर्ण प्रभाव है। कल्चरल इफेक्ट, ये भाषा को कैसे प्रभावित करता है, कैसे बदल देता है, कैसे उसके विकास में हेल्प करता है। तो सांस्कृतिक प्रभाव भी भाषा में शब्दकोश को प्रभावित करता है। संस्कृतियों के सम्मेलन से एक जाति दूसरी जाति के शब्दों को ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, अपने में शामिल कर लेती है। जैसे संस्कृत में आग्नेय तथा द्राविड़ परिवार, जैसे भारोपीय परिवार है उसी प्रकार आग्नेय और द्राविड़ परिवार है।
आप प्रीवियस वीडियो में आप द्रविड़ परिवार का नाम सुन चुके हैं, जिसमें जो लैंग्वेज मुख्य रूप से आप सुने थे वो आते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ाव, ये सब लैंग्वेज द्रविड़ परिवार के हैं। आग्नेय परिवार, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये क्या है? तो आग्नेय परिवार भी एक भाषा परिवार है जिसके भाषाभाषी लोग दक्षिण पूर्व एशिया के लोग, इसको एस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी कहते हैं या ऑस्टिक फैमिली भी कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में मुख्य रूप से ये लैंग्वेज चलता था। ये बड़ी बात, भारत में छोटा नागपुर पठार के लोग, साथ में मध्य, उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के लोग इस परिवार के भाषाभाषी हैं। तो संस्कृत में आग्नेय और द्रविड़ परिवार के सैकड़ों शब्द लिए गए, जैसे मातंग शब्द, लवंग, कदली, तांबुल आदि आग्नेय परिवार से आए हुए शब्द हैं। तो वहीं पर अनल, कटु, कानन, कुंतल, गज, चतुर, चंदन आदि द्रविड़ परिवार से संस्कृत में लिए गए शब्द हैं। सांस्कृतिक संस्थाओं के, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के अभ्युदय से भी पुराने शब्दों का पुनः प्रयोग आरंभ हो जाता है। जैसे आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज के उत्थान से भारत की भाषाओं में तत्सम शब्द, यानी संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों जब दूसरी भाषाओं में ले लिए जाते हैं तो वे तत्सम, जैसा था वैसा ही। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सब के उत्थान से भारत की भाषाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग पुनः प्रारंभ हुआ। भाषा परिवर्तन के विकास के जो बाह्य कारण है उसमें फोर्थ से कारण में साहित्य या साहित्यकार है। ये कैसे प्रभावित करता है? तो साहित्य या साहित्यकार भी भाषा को प्रभावित करता है। संस्कृत में रामायण, महाभारत, कालिदास, बाण आदि का प्रभाव भाषा पर बहुत अधिक हुआ है। आधुनिक युग में रविंद्रनाथ टैगोर का बंगला साहित्य पर तथा छायावाद का प्रभाव हिंदी की अभिव्यंजना पर बहुत अधिक पड़ा। और अंतिम बिंदु के तौर पे भाषा परिवर्तन या भाषा विकास के जो बाह्य कारण है उसमें वैज्ञानिक विकास। आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक विकास कैसे भाषा को बदल सकता है, कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विज्ञान के प्रचुर विकास के कारण भाषा भी प्रभावित हुई है। पारिभाषिक शब्दों का विकास बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। शब्दों का संक्षेपण भी हुआ है। जैसे संस्कृत के स्थान पर SKT, ग्रीक के स्थान पर GK, सेंटेंस के स्थान पर S लिख देते हैं, वर्ब फ्रेज को VP लिख देते हैं। इस तरह से वैज्ञानिक विकास भी भाषा को बाह्य रूप से प्रभावित करता है। इतनी सारी बातों को अगर आप निष्कर्ष के तौर पे समेटना चाहें तो देखिए कि कितना सटीक और संक्षिप्त निष्कर्ष है जिसमें कितनी बातें आ जाती है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार भाषा का विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है अभ्यंतर और बाह्य कारण में, और भी कई बिंदु हो सकते हैं। नोट्स का लेंथ अधिक हो जाएगा, आप चाहें तो रेफरेंस के रूप में कुछ किताबों को देख सकते हैं, कुछ और बिंदुओं को अपनी सुविधानुसार शामिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार भाषा विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से तत्व हैं जो भीतर या बाहर से भाषा में परिवर्तन लाते हैं। बाहर से एक भाषा से दूसरे भाषा में, और जो भाषा पहले से चल रही है उस भाषा में परिवर्तन ले आते हैं। इन कारणों का पौर्वा पौड़िए समान नहीं होता। पहले कैसा था और बाद में कैसा है, पौर्वा पौड़िए। पूर्व में कैसा था और अपर बाद में कैसा हो गया है,
ये समान नहीं होता। किसी काल या क्षेत्र में कोई कारण अधिक प्रभावी होता है और किसी दूसरे काल में वही कारण दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इस सटीक निष्कर्ष को आप लिख सकते हैं। तो इन पर बार बार अभ्यास करके आप नियंत्रण कर सकते हैं। अभ्यंतर और बाह्य कारण को जो बॉक्स में लिख दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप बार बार देखिए या नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना लीजिए और अभ्यास करके इस पाठ पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर पसंद आता है ये वीडियो और आज अच्छा लगता है तो संस्कृत या हिंदी भाषा के जो चाहने वाले हैं उनको शेयर जरूर कीजिए। आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नियर एंड डियर से बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आपको जल्दी मिलेगा। और इसका लाभ क्या है, यह एक सीरीज के तौर पे बन रहा है, चाहे भाषा विज्ञान हो या संस्कृति और दर्शन का सीरीज हो, जब ये आगे आने वाला है ये सब सीरीज, तो आपको एक प्रकार से आपके पास उस सीरीज के कारण जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक आपके पास वीडियो का समूह बन जाएगा, जिसमें आप एक ही जगह पर सारे नोट्स को देख सकते हैं और वहां से शायद ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न उससे बाहर आएंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा। संस्कृत एरा में आप हमारे साथ अब तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।